हमारी कहानी एक कोमल सुबह से नहीं, बल्कि एक भयानक जन्म से शुरू होती है। 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी एक नारकीय केओटिक गोला थी। पिघली हुई चट्टानें, जहरीली हवा और एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का लगातार हमला। सतह लावा का एक उबलता हुआ सागर थी, जो लगातार प्रभावों और ज्वालामुखी विस्फोटों से हिलती रहती थी। समय के साथ बम्बार्डमेंट कम हो गया और एक पतली क्रस्ट बन गई, लेकिन ज्वालामुखी दुनिया को अस्थिर रखे हुए थे। ग्रह के कोर ने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई, जिसने सोलर विंड से कुछ सुरक्षा प्रदान की। ज्वालामुखी और कमेट्स से निकली पानी की भाप ने वातावरण को गाढ़ा कर दिया, जिससे एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मंच तैयार हुआ। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, हवा अपनी नमी को और नहीं रोक पाई। पहली बारिश की बूंदें गिरी, एक हल्की फुहार नहीं, बल्कि एक ऐसी टोरेंशियल रेन जो मिलेनिया तक दुनिया को नया रूप देगी। ठंडी होती क्रस्ट ने इतिहास की सबसे बड़ी मूसलाधार बारिश को ट्रिगर किया। गर्म, तेजाबी बारिश जिसने भूमि को तराशा और घाटियों को भर दिया। पहले महासागर बने, गंदे और मिनरल रिच, एक केमिकल सूप जिसमें बहुत पोटेंशियल था। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास अंधेरे में सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, जिससे पहले जीवन का उदय हुआ। सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स। 1 अरब से अधिक वर्षों तक ये माइक्रोब्स महासागरों में तैरते रहे, अदृश्य लेकिन पर्सिस्टेंट। वे ऑक्सीजन के बिना पनपे उथले पानी में स्लाइमी मैट्स बनाते थे, पृथ्वी के पहले इकोसिस्टम। ये मैट्स, जिन्हें स्ट्रोमेटोलाइट्स कहते हैं, ग्रह के सबसे शुरुआती समुदाय थे। जीवन धीमा, पेशेंट और छिपा हुआ था, लेकिन यह दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उनका वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन जल्द ही ग्रह को बदल देगा। साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व हुए, फोटोसिंथेसिस में महारत हासिल की और ऑक्सीजन को एक बाई प्रोडक्ट के रूप में छोड़ा। पहले ऑक्सीजन ने महासागरों में लोहे को जंग लगाया, बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस के रूप में जमा हुआ। एक बार जब लोहा चला गया तो ऑक्सीजन वातावरण में जमा होने लगी। यह ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट अनएरोबिक जीवन के लिए कैटास्ट्रोफिक था। ऑक्सीजन जहरीला था, जिसने पृथ्वी के पहले मास एक्सटिंक्शन को ट्रिगर किया। कई माइक्रोब्स मर गए या ऑक्सीजन मुक्त रिफ्यूजीज में पीछे हट गए। फिर भी इस क्राइसिस ने अवसर पैदा किया। कुछ ऑर्गेनिजम्स ने ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए इवॉल्व किया, जिससे भोजन से कहीं अधिक ऊर्जा अनलॉक हुई। इससे यूकैरियोट्स का उदय हुआ, न्यूक्लियाई और कॉम्प्लेक्स मशीनरी वाली कोशिकाएं। यूकैरियोट्स सभी पौधों, फंजी और जानवरों के पूर्वज थे। जीवन ने अपने ही पालने को जहर दिया था, लेकिन ऐसा करके इसने कॉम्प्लेक्सिटी के लिए रास्ता साफ किया। हवा, जो कभी डेडली थी, एक नई दुनिया की सांस बन गई। विकास की अगली छलांग के लिए मंच तैयार था। ऑक्सीजन ने मीथेन के साथ प्रतिक्रिया की, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस कम हुए और पृथ्वी ग्लोबल आइस एजेस, स्नोबॉल अर्थ इवेंट्स में डूब गई। बर्फ शायद पोल से इक्वेटर तक फैली हुई थी। महासागर एक जमी हुई ढक्कन के नीचे सील थे। जीवन केवल दुर्लभ रेफ्यूजीज में जीवित रहा। वॉल्केनिक गर्मी या बर्फ में दरारों से चिपका रहा। ज्वालामुखी CO2 पंप करते रहे और कहीं और जाने के लिए न होने के कारण वातावरण गाढ़ा हो गया। आखिरकार एक सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट ने रैपिड थॉ को ट्रिगर किया। पिघलते हुए ग्लेशियर्स ने बाढ़ ला दी, कॉन्टिनेंट्स को नया रूप दिया और सीज में न्यूट्रिएंट्स छोड़े। गर्मी, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन ने जीवन में एक ड्रामेटिक रीबाउंड को बढ़ावा दिया। ग्रेट फ्रीज की क्रूसिबल ने इवोल्यूशनरी क्रिएटिविटी के विस्फोट के लिए मंच तैयार किया। एक बायोलॉजिकल बिग बैंग जल्द ही सीज को नए जीवन से भर देगा। स्नोबॉल अर्थ के बाद कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन शुरू हुआ, एक एवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन। एक जियोलॉजिकल इंस्टेंट में सीज कॉम्प्लेक्स जानवरों से भर गए। शेल्स, स्पाइन्स और एक्सोस्केलेटन्स दिखाई दिए। अनोमालोकरिस जैसे प्रेडेटर्स ट्राइलोबाइट्स और अन्य स्ट्रेंज क्रीचर्स का शिकार करते थे। फॉसिल रिकॉर्ड अचानक डाइवर्सिटी से भर गया। बॉडी प्लान्स दोनों फेमिलियर और बिजार। हेलुसिजीनिया स्पाइन्स पर चलती थी। ओपाबिनिया की 5 आंखें और एक क्लॉड प्रोबोसिस थी। कई एक्सपेरिमेंट्स गायब हो गए, लेकिन आधुनिक जानवरों के लिए बेसिक ब्लूप्रिंट्स उभरे। हायर ऑक्सीजन, एक गर्म जलवायु और प्रेडेशन के उदय ने इस विस्फोट को बढ़ावा दिया।
एक एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस शुरू हुई। प्रे ने डिफेंसेस विकसित किए, प्रेडेटर्स ने अपने हथियार सुधारे। कैम्ब्रियन सीज इनोवेशन की एक लैबोरेटरी थी। इस अवधि ने एनिमल लाइफ के नियमों को परिभाषित किया। दुनिया अब मूवमेंट, साउंड और कंपटीशन से जीवित थी। सभी भविष्य के एनिमल लाइफ की नींव रखी गई थी। सदियों से जीवन पानी तक ही सीमित था। भूमि बंजर और लाइफलेस थी। पहले पायनियर्स सिंपल प्लांट्स थे जो ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए और डैम्प शोर्स से चिपके रहे। उन्होंने चट्टानों को तोड़ा, मिट्टी बनाई और धीरे धीरे भूमि को हरा भरा किया। एक बार जब पौधों ने फुटहोल्ड बना लिया तो आर्थ्रोपॉड्स ने उनका पीछा किया। मिलीपीड्स, स्कॉर्पियन लाइक क्रीचर्स और इंसेक्ट्स। फॉसिल ट्रैकवेज उनकी शुरुआती खोजों को दर्शाते हैं। वर्टिब्रेट्स में टिक्टालिक जैसी लोब फिन्ड फिश ने लिम्स और लंग्स विकसित किए और भूमि पर उद्यम किया। ये फाइन से फुट तक के पहले कदम थे। कॉन्टिनेंट्स की कॉन्क्वेस्ट शुरू हो गई थी। जीवन भूमि को वैसे ही बदलने के लिए तैयार था जैसे उसने सीज को बदला था। पौधों ने पहले जंगल बनाए, विशाल क्लब मॉसेस और फर्न्स के स्ट्रेंज स्वॉम्प्स। ऑक्सीजन बढ़ गया जिससे इंसेक्ट्स बहुत बड़े हो गए। सीगल साइज्ड विंग्स वाले ड्रैगन फ्लाइज, मीटर लॉन्ग मिलीपीड्स। आर्थ्रोपॉड्स ने भूमि पर राज किया। मॉइस्ट, ऑक्सीजन रिच दुनिया में पनपे। एम्फीबियंस, टिक्टालिक के वंशज, पहले लैंड वर्टिब्रेट्स बने, मजबूत लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए पानी से बंधे थे। उन्होंने विशाल इंसेक्ट्स का शिकार किया और कोल फॉरेस्ट्स पर हावी रहे, लेकिन पानी पर उनकी निर्भरता ने उनकी पहुंच को सीमित कर दिया। दुनिया बदल रही थी, सूख रही थी। एक नए प्रकार का अंडा इवॉल्व हो रहा था, एक जो भूमि पर जीवित रह सकता था। यह इनोवेशन जल्द ही जानवरों को हमेशा के लिए पानी से मुक्त कर देगा। एम्फीबियंस और जायंट इंसेक्ट्स का युग कैटास्ट्रोफी में समाप्त हुआ। पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन या द ग्रेट डाइंग। साइबेरिया में बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों ने ग्रीन हाउस गैसेस छोड़े, जिससे रनअवे वार्मिंग और एसिड रेन हुई। महासागर एसिडिक और ऑक्सीजन पोर हो गए। जंगल मर गए, हवा जहरीली हो गई। 96% तक मरीन स्पीसीज और 70% तक लैंड वर्टिब्रेट्स गायब हो गए। ट्राइलोबाइट्स, जायंट इंसेक्ट्स और ग्रेट एम्फीबियंस गायब हो गए। जीवन लगभग समाप्त हो गया, लेकिन कुछ सर्वाइवर्स टिके रहे। रिकवरी में लाखों साल लगे और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। विजेता वे थे जो हार्श, ड्राई कंडीशंस के अनुकूल थे। उनमें से प्रमुख रेप्टाइल्स, पृथ्वी को विरासत में लेने के लिए तैयार। रेप्टाइल की सफलता का रहस्य एमनियोटिक एग था, एक सेल्फ कंटेन्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। रेप्टाइल्स ड्राई लैंड पर अंडे दे सकते थे, पानी की पकड़ से मुक्त हो गए। उनकी स्केली स्किन ने उन्हें गर्म, ड्राई पोस्ट एक्सटिंक्शन दुनिया में सुरक्षित रखा। रेप्टाइल्स तेजी से डाइवर्सिफाइड हुए, कुछ पानी में लौट आए, अन्य टेरोसॉर्स के रूप में हवा में चले गए। भूमि पर आर्कोसॉर्स उभरे, जिससे क्रोकोडिलियंस और अंततः डायनासोर्स का उदय हुआ। शुरुआती डायनासोर्स छोटे और निम्बल थे, लेकिन उनके पास की एडवांटेजेस थे। वे दुनिया के ठीक होने पर हावी होने के लिए तैयार थे। हमारी यात्रा आग, बर्फ और एक्सटिंक्शन तक फैली हुई है। अब एज ऑफ रेप्टाइल्स का उदय होता है। डायनासोर्स के शासन के लिए मंच तैयार है। पृथ्वी की कहानी का अगला एक्ट शुरू होने वाला